अरे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का हिंदी विषय के जो हमारा गद्यखंड है गोधोली बुक का, उसके चैप्टर नंबर 9 में बहुत-बहुत स्वागत है। चैप्टर का नाम आविन्यू है। यहाँ आधा 9 होना चाहिए, पर यहाँ थोड़ा-सा थंबनेल बनाने वाले ने गलत कर दिया है। और हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज क श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूरी है। उसके बाद प्यारा-सा एक मोटिवेशन। मोटिवेशन कहते हैं, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं होगा। अर्थात मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी आज की हालत से मत देखिए कि भाई मैं गरीब हूँ, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों, चैप्टर नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम लिखिएगा अपनी अपनी कॉपी में। चैप्टर नंबर 9 है बच्चों आविन्यो। क्या आपने कभी सोचा कि ये कोई कहानी है, ये कोई निबंध है, ये कोई साक्षात्कार है, क्या है? तो याद रखिएगा कि आविन्यो एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है बताओ मेरे प्यारे बच्चों? एक ललित निबंध है। ललित निबंध है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। आविन्यो एक ललित निबंध है। एक बार क्या हुआ कि एक सांप था। क्या था बच्चों? एक सांप। एक क्या था? सांप था। और सांप को, है ना, एक सांप था और इसका एक मित्र था बाज। इसका मित्र था एक बाज। बाज बच्चों क्या कर रहा था कि हवा में उड़ रहा था। बाज मेरे बच्चे हवा में उड़ रहा था। हवा में बाज उड़ रहा था। ध्यान देना, ये इसका बाज है मित्र। और नीचे सांप है। सांप को लोगों ने मार मार करके, सांप को लोगों ने लाठी से मार मार करके कैसा कर दिया बोलो? सांप को लोगों ने लाठी से मार मार के कैसा कर दिया? लाल। लाल कर दिया मार के खून से। लाल का मतलब है लौ से लाल, लौ से ललित निबंध। लौ से ललित निबंध। अब जो है अब जो है सांप जो है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आवनी हो, आवनी हो, आवनी हो। आवनी हो मतलब चैप्टर का नाम क्या है? आवनी हो मतलब चैप्टर का नाम है आविन्यो। और ये किसको बुला रहे थे बताओ? सांप किसको बुला रहे थे बताओ? तो सांप बुला रहे थे बाज को। बाज का मतलब है अशोक वाजपेयी। बाज का मतलब क्या है? बाज का मतलब है अशोक वाजपेयी। तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर चैप्टर आसान है या कठिन है, तो मैं कहूँगा सबसे आसान में से एक। बोलो मेरे साथ, ये चैप्टर कैसा है? बोलो बोलो बोलो। बहुत छोटा, बहुत आसान। तो चैप्टर मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है बहुत आसान है। बहुत 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 ज़्यादा ही आसान है। आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं, क्योंकि इसमें जैसे पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि लेखक अपने बारे में ही बताते हैं, यानी पंडित बिरजू महाराज के बारे में ही जानना था। यहाँ पर एक जगह है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। हमें यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में या एक स्थान के बारे में पढ़ना है बताओ? सर हमें इस चैप्टर में एक स्थान के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम क्या है बच्चों बताओ? तो जिसका नाम है आविन्यो। आविन्यो एक जगह है और इसी जगह के बारे में हमें पढ़ना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आविन्यो लेखक कितने वर्ष पहले गए थे, कितने वर्ष पहले गए थे, तो याद रखना कि 10 वर्ष पहले पिछली बार गए थे। आविन्यो कहाँ है बच्चों? मैं अगर आपसे पूछूं तो कहना एक जगह है जिसका नाम आविन्यो है। आविन्यो कहाँ है? तो आविन्यो दक्षिण फ्रांस में है। दक्षिण फ्रांस में है। मैं अगर पूछूं आपसे किस नदी के किनारे आविन्यो है, तो कहना बच्चों आविन्यो रोन नदी के किनारे। किस नदी किनारे? रोन नदी के किनारे है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नदी बह रही है जिसका नाम रोन है। उसके इस पार में एक शहर है जिसका नाम है, एक जगह है जिसका नाम है आविन्यो। और आविन्यो के ठीक इस पार में एक और जगह है जिसका नाम है विलन, है ना? विलन वाव। बोलो क्या नाम है? एक दूसरा, है ना, नदी। आविन्यो के दूसरे साइड में एक और जगह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है विलन वाव। क्या नाम है? विलन वाव। एक और जगह है जिसका नाम है विलन वाव। विलन वाव। बच्चों लेखक कितने दिनों तक यहाँ रुके हैं? कितने दिनों तक यहाँ रुके हैं? तो लेखक यहाँ पर 19 दिनों तक रुके हैं। 19 दिनों तक रहे हैं। बच्चों कहते हैं आविन्यो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। पूछा जाएगा आविन्यो किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो कहिएगा विद्यार्थी जी, आविन्यो जो है ये पोप की राजधानी भी हुआ करती थी। पोप की राजधानी भी हुआ करती थी। बच्चों यहीं पर एक आविन्यो में ही एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है
ला सत्रुज, क्या नाम है? ला सत्रुज एक जगह है और यहीं पर है ईसाई मठ। क्या है बच्चों यहाँ पर? ईसाई मठ है। यहीं पर ईसाई मठ है। ईसाई मठ कहाँ पर है बताओ? ईसाई मठ कहाँ पर है? जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, उसी तरह से ईसाई धर्म में मठ होता है। ईसाई मठ कहाँ पर है? ला सत्रुज में है। और ये ला सत्रुज किसके अंदर आता है? ला सत्रुज अविन्यो के अंदर आता है। लेखक 19 दिनों तक यहाँ रुके थे। बाकी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या शुरू करें चैप्टर को? बताओ एक बार प्यारा सा इमोजी भेजकर, दिल वाली इमोजी भेजकर बताइए यस। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप देख लीजिए, यही लेखक साहब हैं, यही हैं अशोक वाजपेयी जी। यही हैं आपके सामने अशोक वाजपेयी जी। थोड़ा सा अशोक वाजपेयी जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, जो जो चीज़ मैं पॉइंट आपको बताऊंगा उसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं सबसे पहले कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941, याद रखिएगा। कहाँ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में, किंतु मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश। बच्चों कई बार क्या होता है, लोगों का जन्म कहीं होता है और लोग जाकर बस कहीं जाते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, पर वो रहने कहाँ लगे? मध्य प्रदेश में जाकर। उनकी माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं कह दूंगा वो क्वेश्चन आएगा, जो नहीं कहूंगा वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों 10 साल से मैं यही पढ़ रहा हूँ। कहते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई, फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया। तो बच्चों पूछा जाएगा कि बीए उन्होंने कहाँ से पास की? तो कहना बीए पास की उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से। अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। बच्चों ये क्वेश्चन नहीं आएगा। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। अरे बच्चों ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या इस पेज से कोई भी सवाल पूछा जाए बता सकते हैं? 3-4 सवाल पूछा जाएगा। पहला, जन्म कब हुआ? जन्म कहाँ हुआ? कहाँ रहने लगे? मम्मी का नाम, पापा का नाम, और मेरे बच्चे, और बीए कहाँ से पास किया? बस इतना सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज में कहते हैं वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। 100% पूछा जाएगा। कहाँ के बच्चों? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम क्या रहे थे? तो याद रखिए, प्रथम कुलपति के पद पर सेवानिवृत्त हुए। वहीं पर रहते रहते रिटायर हो गए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक रहे। नहीं पूछा जाएगा। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। अशोक वाजपेयी की कितनी कितनी कृतियां प्रकाशित हैं बताइए? तो 3 दर्जन। कितनी कृतियां प्रकाशित हैं? कृतियां मतलब होता है रचना, यानी बच्चों कहानी हो गया, कविता हो गया। कितनी कृतियां प्रकाशित हुई हैं? 30। शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में, जो जो हम कहेंगे बस वही याद कीजिएगा। एक पतंग अनंत में पूछा जाएगा। एक पतंग अनंत के लेखक कौन है? कहिएगा अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वहीं के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। बहुड़ी अकेला नहीं पूछा जाएगा। थोड़ी सी जगह के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। दुख चिट्ठा रसा नहीं आदि के कविताएं संकलन हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पेज से कोई भी सवाल पूछा जाए, क्या आप बता सकते हैं? यस गुरुजी, यस यस यस। पहला सवाल यही है, कहाँ पर ये कुलपति रहे? कहाँ के कुलपति रहे? तो कहिएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कितनी, है ना, कितनी कृतियां इनकी प्रकाशित हुई हैं? तो कहना बच्चों 3 दर्जन। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, और यहाँ से एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, और थोड़ी सी जगह के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो 4, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। अगले पेज में कहते हैं कि फिलहाल, और रचना है फिलहाल नहीं आएगा। कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता, गल्प, कविता कहा गया नहीं आएगा। उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा, साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद। हाँ, कविता का जनपद किसकी रचना है? तो कविता का जनपद अशोक वाजपेयी की रचना है। मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन। नहीं पूछा जाएगा। इस पेज से बस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कविता का जनपद किसकी रचना है। बता पाएंगे आप? तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अगला सवाल है, उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया जिसमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह,
याद रखिएगा, पूर्व ग्रह, पूर्व ग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि प्रमुख है। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, अशोक वाजपेयी को कौन कौन सा पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, अशोक वाजपेयी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट याद रखने का है। तो पहला याद रखिएगा, सबसे पहले मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा दया है ना, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, 3 पुरस्कार हुआ। फ्रेंच सरकार का ऑफिसर है ना, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस 2004 से 2004 सम्मान दिया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये उनको कुछ ना कुछ कुछ पुरस्कार मिले हैं। तो इसमें से आंसर मारना, इनमें से सभी पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार अशोक वाजपेयी को मिला है। तो 3 ऑप्शन दिया रहेगा, चौथा में मारना इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है मेरे बच्चे, सृजक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संलिष्ट रचना धर्मिता का अंतरंग झलकता है। यह पाठ उनके आविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। बच्चों, जो आविन्यो ललित निबंध है, ये किस पुस्तक से लिया गया है? मेरे बच्चे बताओ, ये जो आविन्यो हम लोग ललित निबंध पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लिया गया है, किस गद्य से लिया गया है? तो बच्चों याद रखना, आविन्यो, आविन्यो से ही लिया गया है। कहते हैं इसी नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिसमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादिक रूप में यहाँ प्रस्तुत है। आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। मेरे बच्चे बताओ, आविन्यो कहाँ है? पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, आविन्यो कहाँ है? तो कहिएगा आविन्यो फ्रांस में है, लेकिन कौन से फ्रांस में? दक्षिण फ्रांस में। किस युग का है? तो मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ईसाई मठ मैंने बताया था कि आविन्यो में एक जगह है ला सतरुज, वहीं पर ईसाई मठ है। ला सतरुज ईसाई, ला सतरुज आविन्यो में ही है, इसलिए आविन्यो को भी ईसाई मठ कह सकते हैं। जहां लेखक ने 21 दिन तक, 21 दिन मतलब होता है 21 बच्चों, 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और सांस्कृतिक बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह सिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप में आकार ग्रहण करती हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती, उनकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो प्यारे बच्चों, यहां था लेखक परिचय। आपको कैसा लगा बताओ? सवाल बनेंगे, टेंशन मत लो। लेखक परिचय आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? जो सवाल आने वाला है, जो पूछा जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे सवाल नहीं बने। सवाल आपसे हमेशा बनेगा, 100% बनेगा। बच्चों आइए, ठीक है, अब आगे। चलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बच्चों, अब मैं कहानी आपको इसमें जो बताया गया है उसके बारे में तो मैं आपको समझा ही रहा हूं। भेज दिया क्या बाबू? आइए। तो मेरे बच्चे, एक जगह के बारे में, एक स्थान के बारे में सीखना है, जिसका नाम है आविन्यो। आविन्यो। मेरे बच्चे बताओ, कहाँ पर है ये जगह? अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये स्थान है कहाँ पर। गुरुदेव, आविन्यो जो स्थान है, ये दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है? ये दक्षिण फ्रांस में है। लगाइए तो, भेज दिया तो लगाओ, एक ही बार पढ़ा देते अच्छे से। ठीक है, ये धीरे धीरे पढ़ाइए गुरुदेव। नहीं बच्चों, जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ धीरे पढ़ाना है, वहां पढ़ाएंगे, फालतू का। चलिए स्टार्ट करें। आइए, हम आपको इसमें पूरा चैप्टर ही पढ़ा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, पूरा चैप्टर पढ़ाने की लिए जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। कितने मिनट में? 20 मिनट में। 20 मिनट में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कितना स्लाइड का है? 16 से शुरू हो रहा है, 16 से शुरू हो रहा है, और बच्चों खत्म कहाँ हो रहा है? 16 से शुरू हो रहा है, 32 में खत्म हो रहा है।
तो मेरे बच्चे याद रखेंगे, 16 स्लाइड हमें पढ़ना है, 20 मिनट के अंदर हो जाएगा ना? आज बताओ कि आज भी नहीं हो पाएगा? मेरे बच्चे बताओ जल्दी से। यस सर, हो पाएगा। चलिए उस शहर के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं लेखक क्या कह रहे हैं सुनिए। लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गया था। पूछा जाएगा लेखक कितने वर्ष पहले आविन्यो गए थे? कहना 10 वर्ष पहले। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। कहां पर बसा है? दक्षिण फ्रांस। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। फ्रांस के बारे में कहते हैं ना बच्चों। पूछा जाएगा कि आविन्यो कहाँ है, तो कहिएगा दक्षिण फ्रांस में। आविन्यो किस नदी के किनारे है? रोन नदी के किनारे। कैसा शहर है? पुराना शहर है। ऑब्जेक्टिव। अगला, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। पूछा जाएगा कौन पोप की राजधानी थी? पोप की राजधानी कौन थी? कहना बच्चों आविन्यो। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष होता है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बताइए फ्रांस और यूरोप का रंग समारोह प्रति वर्ष कहां होता है ना? फ्रांस और यूरोप का प्रतिवर्ष रंग समारोह कहां होता है? कहना बच्चों आविन्यो में। आविन्यो में प्रतिवर्ष कैसा समारोह होता है? कहना बच्चों रंग समारोह। कैसा समारोह होता है? रंग समारोह। किसका रंग समारोह होता है? तो कहना मेरे बच्चे फ्रांस का और यूरोप का। आगे कहते हैं उस वर्ष वहां भारत केंद्र में था, है ना? जब लेखक आविन्यो गए थे उस वर्ष केंद्र में कौन था? यानी किसकी चर्चा हो रही थी? केंद्र में कौन था? कहना भारत। पीटर ब्रुक का विवाद प्रस्त महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे आमंत्रण भेजा था। तो लेखक आविन्यो अपने आप गए थे या किसी ने बुलाया था? तो बच्चों याद रखिएगा बुलाने वाले कौन थे? पीटर ब्रुक। कौन थे? पीटर ब्रुक। और पीटर ब्रुक का क्या चलने वाला था बताओ? उस रंग समारोह में पीटर ब्रुक का क्या चलने वाला था? महाभारत। क्या चलने वाला था? महाभारत। तो बच्चों याद रखिएगा कि आविन्यो में किसका महाभारत चलने वाला था? बोलो, आविन्यो में किसका महाभारत चलने वाला था? कहना पीटर ब्रुक का। पीटर ब्रुक का महाभारत कहाँ चलने वाला था? कहना आविन्यो में। लेखक को आविन्यो किसने बुलाया था? पीटर ब्रुक ने। पीटर ब्रुक ने। पीटर ब्रुक ने। तो मेरे बच्चे यहां से अगर सारे सवाल बन जाएंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे बच्चे। कमेंट बॉक्स में लिखिए यस गुरुदेव, दिल बनाकर भेजिए कि सर कोई इशू नहीं है, हम आराम से यहाँ का जवाब दे देंगे। बच्चों यहीं पर ऑब्जेक्टिव है, जितना ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं यहीं पर फंसा हुआ है सारा ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं लेखक को बुलाया गया था तो लेखक आविन्यो गए थे। अब लेखक आगे लिखते हैं पत्थरों की एक खदान में आविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। बच्चों बताओ कहाँ हुई थी? पत्थरों के खदान में। तो ये जो रामायण चलाया गया था कहाँ चला था? रामायण कहाँ चला था? कहना बच्चों पत्थरों के खदान में। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क विशन के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गया था। एक बंदिश भी याद है, दुम दुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल गए। जितने भी पुराने स्थान थे सबको बहुत सजाया गया। बच्चों अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पर अगर कोई पार्टी फंक्शन हो, कहीं मेला लगे तो सभी जगहों को सजाया जाता है। क्या यहां से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा? बोलो यस और नो। तो नो सर, यहां से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़े। कहा गया है कि ये जो रामायण चला था वो पत्थरों की एक खदान में चलाया गया था और वहां के आसपास के जगहों को बहुत अच्छे से सजाया गया था। आगे बढ़ते हैं। रोन नदी की दूसरी ओर, याद रखिएगा, रोन नदी की दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलन्नो। विलन्नो लॉ आविन्यो। तो बच्चों पूछा जाएगा कि रोन नदी के दूसरी ओर, बच्चों रोन नदी के दूसरी ओर एक हिस्सा है, उसका नाम बताइए। रोन नदी के दूसरे साइड में एक हिस्सा है, उसका नाम बताइए। तो कहना बच्चों रोन नदी के, एक बच्चा बार बार वो कटिंग वाला भेज रहा है, निबंध दलित निबंध में अंतर क्या है? ठीक है ना?
चलिए, मैंने क्या बोला कि रोन नदी के दूसरी ओर एक जगह है, उसका नाम बताइए। शॉर्टकट याद रखिए, पूरा नहीं। नाम है विलन्नो, अर्थात विलन्नो एक नया गांव है। जैसे बच्चों मैंने आविन्यो की बात करी, तो आविन्यो एक पुराना शहर है और विलन्नो एक नया गांव है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में गलती मत कीजिएगा, एक नया गांव है। शायद कहना चाहिए एक नई बस्ती भी। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी पूछा जाएगा बच्चों, पूछा जाएगा कि फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला कहाँ बनवाया था। फ्रेंच शासकों ने, मेरे बच्चे सर ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, आप 200 मैसेज भेज दिए हमको। देखिए, एक बार भी आप लोग एक भी कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट हम पढ़ लेते हैं। फिर 200 बार कमेंट भेजना कोई जरूरी नहीं है। हम बता रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर हमको पढ़ाने दीजिएगा तो चुपचाप पढ़ाने दीजिए। तो मैंने क्या बोला कि मेरे बच्चे बताओ कि फ्रेंच शासकों पर नजर रखने के लिए पोप ने कहां पर किला बनवाया था। तो याद रखिएगा बच्चों, विलन्नो में बनवाया था। ठीक है ना। आगे कहते हैं, उसी में उसी में उसी में कारथूसियन संप्रदाय की एक नया ईसाई मठ ला शत्रुज है। बच्चों माफ कीजिएगा, ईसाई मठ का नाम क्या है बताओ। आविन्यो में एक ईसाई मठ है, उसका नाम बताओ क्या है। उसका नाम कहिएगा ला शत्रुज। ईसाई मठ का ही नाम है ला शत्रुज। ईसाई मठ का नाम है ला शत्रुज। 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक पहुंच ना, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ला शत्रुज का उपयोग कब से कब तक होता चला गया। कब से कब तक, कहिएगा कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ है, तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। कहते हैं यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। तो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। बच्चों याद रखिएगा, यहां से बन जाएगा, यहाँ के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बन जाएंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजिए कि गुरुदेव हो जाएगा, या प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर आविन्यो के जो रोन नदी है, एक तरफ उसका आविन्यो है, उसकी दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है विलन्नो। विलन्नो कैसा जगह है, नया गांव है। बच्चों पूछा जाएगा जो ईसाई मठ है उसका नाम क्या है, ला शत्रुज। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। आगे बढ़ते हैं। इसी सदी की शुरुआत में तो ला शत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत बहुत संवेदनशील और सुधर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चेम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक कार्य करने में बिताते हैं। 2-2 कमरे के चैम्बर सुसज्जित हैं। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चेम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों से खुलते हैं, गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है। तो बच्चों ये वहां के जो घर बने हैं, वहां जो घर बना है उसके बारे में बता रहे हैं। यानी बच्चों लेखक किसके बारे में बता रहे हैं, सर लेखक बता रहे हैं जो आविन्यो में घर बनाया गया है, जो आविन्यो शहर में जो घर बना है उसके बारे में बता रहे हैं कि घर तो बहुत पुराना है, लेकिन घर को ऐसा सजा दिया गया है, घर में किचन एकदम मॉडर्न बना दिया गया है जो अभी के समय का है, बाथरूम अभी के समय का बना दिया गया है, और उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं, और घर जो है कब्रगाह से घिरा हुआ है, चारों तरफ कब्र है लोगों का। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, जहां चाहे वहां अपने ही चेंबर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने के लिए आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है।
विलन्नो एक छोटा सा गांव है। पूछा जाएगा बच्चों विलन्नो क्या है, तो क्या बताना, विलन्नो क्या है, कहना एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपोट है ना, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तराएं और बार आदि हैं। आविन्यू और आसपास के अन्य शहर कस्बों से बस बस व्यवस्था सुलभ है। यानी बच्चों इतना छोटा है कि बस एक के ठो किताब का दुकान है, ध्यान दीजिएगा। इतना छोटा गांव है जहां एक ही किताब का दुकान है। बहुत बड़ी बात कही है लेखक ने। फ्रेंच सरकार ने सौजन्य से ला सतरूज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक नया न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया था। यूं अवधि तो 1 महीना की थी, पर इतना समय निकालकर कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहां रहा था। एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेखक आविन्यू में कितने दिन रहे थे? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 19 दिन, यानी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। अपने अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर लेखक अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? लेखक अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? तो हिंदी का टाइपराइटर ले गए थे, 3-4 पुस्तक ले गए थे और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गए थे। एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लेखक जब आविन्यू गए थे तो साथ में क्या क्या ले गए थे? कहिएगा हिंदी का टाइपराइटर, कहिएगा हिंदी का टाइपराइटर, दूसरा कहिएगा 3-4 ठो किताब। हिंदी का टाइपराइटर मतलब टाइप करने वाला मशीन, जिसको कीबोर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड। 3-4 ठो पढ़ने के लिए पुस्तक और संगीत टेप यानी गाना सुनने के लिए पहले आता था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने का कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का कोई है ना, रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे। बच्चों बताइए 19 दिन में लेखक वहां रहकर कितनी कविताएं लिखे? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? सर देखिए 19 दिन में उन्होंने 35 कविताएं लिख डाली। भाई साहब 35 कविता और 27 गद्य। कितने गद्य लिखे? तो 35 कविताएं लिखें, 35 कविताएं लिखें और 27 गद्य लिखें। अब सोच कर भी हम हैरान होते हैं, हम लोग पूरे जीवन में एक कविता नहीं लिख पा रहे हैं और एक बंदा कितना लिख पाया। कहते हैं आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। पूछा जाएगा कि है ना, आपसे पूछा जाएगा फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन है? कला केंद्र मतलब जहां जाकर लोग अपनी कला दिखाते हैं, तो कहिएगा बच्चों आविन्यो। कहते हैं पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोलेज आविन्यो। बच्चों पूछा जाएगा कि ल मादा मोलेज द आविन्यो के लेखक कौन है? तो ल मादा मोलेज आविन्यो के लेखक हैं पिकासो। पिकासो की बच्चों पेंटिंग के बारे में आप सुने होंगे, पिकासो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। तो पिकासो की एक रचना है जिसका नाम है ल मादा मोलेज द आविन्यो। कभी अति यथार्थवादी कवियत्री आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं आविन्यो में एक साथ रहकर लिखी थी। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा, 3 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जिनका नाम है आंद्रे ब्रेता, दूसरा जिसका नाम है रेने सा और तीसरा जिसका नाम है पाल एलुआर। ये तीनों मिलकर कितनी कविताएं लिखी थी बताओ? 3 व्यक्ति जब आविन्यो में रहे थे, ये तीनों मिलकर कितनी कविताएं लिखी थी? ये तीनों मिलकर 30 संयुक्त कविताएं, संयुक्त मतलब होता है तीनों ने मिलाकर 30 कविताएं लिखी थी। ला और देखो लेखक अकेले लिख दिया 35 है ना, 35 ठो। ला सतरूज के निर्देशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी तो उन्हें इतनी अल्पवा अवधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। आविन्यो को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणीति भी हर जगह हम कुछ पाते बहुत सा गवाते हैं। ला सतरूज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा है ना। क्या खतरनाक लेखक लिखे हैं, कुछ पाते हैं कुछ गवाते हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, यहां पर एक कविता लिखते हैं, किसी देवता या काल की नहीं
पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से रेसा रेसा झिड़ते हुए, सिरा सिरा छिलते हुए प्रतीक्षा करते रहते हैं पत्थर। मेह गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती हैं आवाजें, भाएं भाएं करता रात का बियापन, और अंधेरा अपने अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराए हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने भूरी पहेलियां, हरे सपने भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, छिजती भाषा आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, पर अपलक बाट अंगोरते एक बहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, है ना। बिना बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। यहाँ एक कविता उन्होंने लिखा है, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, कवि का ये एक पाठ समाप्त हुआ, इस निबंध का एक पाठ समाप्त हुआ, पार्ट 1 समाप्त हुआ मेरे बच्चे, पार्ट 1 समाप्त हुआ। एक बार प्यारा सा ताली बजा दीजिए कि गुरुदेव पार्ट 1 समाप्त हो गया। हाँ, इसका पार्ट 1 समाप्त हो गया। पार्ट 1 में क्या करते हैं कि यहीं पर नदी किनारे एक बार लेखक जाकर बैठते हैं। ये नदी है जिसका नाम क्या है, रोन नदी। अब इसी के किनारे लेखक बैठते हैं, और जब लेखक इस रोन नदी के किनारे बैठते हैं, रोन नदी के किनारे बैठते हैं, तो बैठ करके उन्हें क्या वो नदी में देखते हैं उसके बारे में पार्ट 2 है। चलिए, अब नदी बह रही है और उसके किनारे लेखक बैठे हैं, और जब लेखक बैठे हैं तो बैठे बैठे उन्हें क्या महसूस होता है, लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वो भी पानी के साथ बह रहे हैं, वो भी पानी के साथ बह रहे हैं। और उसके बाद नदी की समानता किससे कर देते हैं, नदी की समानता कर देते हैं कविता से। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी, वो नदी की समानता किससे करते हैं, नदी की समानता करते हैं कविता से। और नदी किनारे बैठे कवि को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। पूछा जाएगा कि जब अशोक वाजपेयी नदी के किनारे बैठे थे, जब अशोक वाजपेयी नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्हें किसकी कविता याद आती है, तो उसे विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में पार्ट 2 में लेखक क्या कहते हैं। पार्ट 2 में लेखक कहते हैं कि यहाँ पास में ही रोन नदी है, इस तरफ विलन्नो और दूसरी ओर आविन्यो, अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। कहते हैं पिछले वर्ष हम बहुत देर तक इसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तट पर बैठे, तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। कई बार कवि को क्या लगता है कि जल तो रुका हुआ है, जो उसका किनारा है वही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। तो बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है, पर कौन सी कविता, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कविता लेखक को याद आती है, कौन सी कविता, कहना विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है नदी चेहरे लोगों के, नदी चेहरे लोगों के, नदी चेहरे लोगों के, यही कविता याद आती है। आगे बढ़ते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं होते, है ना, होते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। तो बच्चों बताओ, नदी की तुलना किससे कर रहे हैं, बताइए, नदी की तुलना किससे कर रहे हैं, तो नदी की तुलना कविता से कर रहे हैं। कहते हैं कि नदी के समान कविता सदियों से हमारे साथ रही है, उसमें न जाने कहां कहां से जल आकर मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है। हर दिन ही हर दिन ही पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। बच्चों कहते हैं कि नदी में ना जाने कहां कहां से आकर क्या मिल जाते हैं, बताओ, नदी में ना जाने कहां कहां से आकर जल मिल जाते हैं।
कहाँ कहाँ से आकर के नदी में क्या मिल जाते हैं? अगर ये नदी है बच्चों, तो नदी में ना जाने कहाँ कहाँ से आकर के जल मिल जाते हैं। नदी में किस चीज की टोटा नहीं होता? टोटा मतलब होता है कमी। तो नदी में किसकी कमी नहीं होती? नदी में किसकी कमी नहीं? टोटा मतलब कमी। किसकी कमी नहीं होती है? तो नदी में कभी भी जल की कमी नहीं होती है। अब बताएंगे कविता के बारे में। आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, कविता में भी न जाने कहां कहां से कैसी कैसी बिंबलाएं शब्द शब्द भंगिमाएं जीवन, है ना, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती हैं और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे कविता शब्द रिक्त नहीं होती। जैसे नदी में जल की कमी नहीं है, वैसे ही कविता में किसकी कमी नहीं है बच्चों? बताओ। कविता में शब्द की कमी नहीं है। न नदी किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी है ना, अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। नदी और कविता में हम शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक निरस्तता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। कहते हैं अगर हम नदी से पूछें कि कैसी तुम नदी हो, तो नदी हमसे पूछेगा जैसी तुम कविता हो। यानी कि नदी और कविता दोनों एक समान है। मेरे बच्चे, नदी में किसकी कमी नहीं होती? तो नदी में जल की कमी नहीं होती। उसी प्रकार से कविता में किसकी कमी नहीं होती? तो कविता में कभी भी शब्द की कमी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आपका चैप्टर बच्चों अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। क्या आपको समझ में आया? एक स्थान के बारे में आपको बस पढ़ना था। आपको समझ आया? बोलो हाँ या ना। आपको समझ आया? मुझे पूरा भरोसा है अपने प्यारे विद्यार्थी जी पर कि आपको 1-2% नहीं बल्कि पूरा का पूरा 100% समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, 10 मिनट में पूरा कर लेंगे। 8:15 से आपकी क्लास है। बढ़ाइए। ये भी करना है? क्यों? ना ना, उसका कोई जरूरी नहीं है। पूरा बुक ही पढ़ा दिया ना। वो तो तब चाहिए होता जब चैप्टर नहीं पढ़ाते ना। शब्दार्थ पूछता है गुरुजी? नहीं 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 नहीं, एक आध शब्दार्थ के लिए आप पूरा थोड़ी पढ़ेंगे ना। शब्दार्थ के चक्कर में मत पड़िए। एक आध क्वेश्चन के लिए आप पूरा शब्दार्थ याद थोड़ी करेंगे भैया मेरे। आप टेंशन मत लीजिए। आइए पहला सवाल लगाते हैं। फर्स्ट सवाल, सवाल पूछा गया है नंबर 1 में। विद्यार्थी जी, ललित रचना आविन्यों के रचनाकार कौन है? आविन्यों के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? विद्यार्थी जी 16 जनवरी 1941 को। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन है? अभी हम लोग पढ़े थे, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है आविन्यो। ऑप्शन नंबर बी है। आविन्यो किस देश में स्थित है? तो बच्चों दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। लेखक अशोक वाजपेयी आविन्यो में कुल कितने दिन रहे थे? 19 दिन रहे थे। ऑप्शन बी। लेखक आविन्यो में क्या साथ ले गए थे? हिंदी टाइपराइटर, 3 पुस्तक, कुछ संगीत के टेप। सब लोग चीज ले गए, सब कुछ। ला सतरुज क्या है? एक ईसाई मठ है। अभी हम पढ़े थे कि ला सतरुज एक ईसाई मठ है। ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक पढ़े थे। आविन्यो में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे हैं? कविताएं 35 लिखे हैं, गद्य 27 लिखे हैं, हमने भी पढ़ा था। आविन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने के लिए तीर्थावादी कवि कौन है? 30 संयुक्त कविताएं कौन कौन थे? आंद्रे ब्रेता, रेन साव और पॉल एलुअर, तीनों मिलकर 30 कविताएं लिखे थे। आपको याद है, पढ़ाए थे। अशोक वाजपेयी की ललित रचना कौन सी है? अशोक वाजपेयी की ललित रचना है आविन्यो, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कविता कौन सी नहीं है? आविन्यो कविता नहीं है क्योंकि यह ललित रचना है।
यह कविता नहीं है क्योंकि यह कौन सी रचना है, यह ललित रचना है। अगला सवाल आता है पिकासो की विख्यात कृति का नाम बताइए। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है मादा मोलेज द आविन्यो। अगला सवाल है ल मादा मोलेज द आविन्यो किसकी रचना है, ये पिकासो की रचना है, पढ़ाए थे अभी। आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है। आविन्यो बच्चों बहुत ही पुराना शहर है। आविन्यो बहुत ही पुराना शहर है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी रहे हैं। विलन्नो क्या है, विलन्नो एक छोटा सा गांव है। विलन्नो एक छोटा सा गांव है। रोन नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, शहर का नाम है आविन्यो। प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह होता है, प्रत्येक वर्ष आविन्यो में रंग समारोह होता है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। रोन नदी डॉट डॉट में है, रोन नदी फ्रांस में स्थित है। अगला बच्चों ला शत्रुंज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं लिखी हैं, लेखक ने 35 कविताएं लिखी हैं। ला शत्रुंज प्रवास में कितने गद्य लिखे हैं, तो कुल 27 गद्य लिखे हैं। आविन्यो क्या है, आविन्यो एक ललित रचना है, ललित रचना है। अगला सवाल है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन हैं, अशोक वाजपेयी। प्रथम कुलपति अशोक वाजपेयी। लेखक आविन्यो किस सिलसिले से गए थे, तो वो भ्रमण करने गए थे, एकांत में रहने, तीर्थ यात्रा नहीं, रंग समारोह में भाग लेने गए थे। अगला है पीटर ब्रूक का विवादप्रस्त महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत होने वाला था, पहले पहल आविन्यो में प्रस्तुत होने वाला था। ला शत्रुंज को किसने बनवाया है, ला शत्रुंज को फ्रेंच शासकों ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर बी अगला है कार्थुशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। कार्थुशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ कहाँ है, ला शत्रुंज है। जार शाही कहाँ पर स्थित है, तो जार शाही तो बच्चों रूस में स्थित है, जार शाही रूस में स्थित है। आविन्यो किस नदी पर स्थित है, आविन्यो रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए खत्म हो गया। मेरे बच्चे बताओ 31 में से आपने कितना सही किया है, 31 में से मुझे पूरा भरोसा है कि आपने 31 में से 31 सही किया होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी गलती आप नहीं कर सकते। आइए क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं कि लेखक आविन्यो क्या साथ ले गए थे, कुर्सी नहीं, मेज नहीं, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। अगला सवाल ला शत्रुंज क्या है, एक ईसाई मठ है। अगला सवाल पिकासो की विख्यात रचना क्या है, मादा मोलेज द आविन्यो। अगला सवाल अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941। विलन्नो क्या है, एक छोटा सा गांव है। अगला सवाल आविन्यो किस नदी किनारे है, रोन नदी के किनारे। रोन नदी के किनारे बसा शहर का नाम क्या है, आविन्यो। प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह होता है, रंग समारोह होता है। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन है, आविन्यो। अगला आविन्यो किस देश में स्थित है, दक्षिण फ्रांस में। अगला कविता नहीं है, आविन्यो नहीं है कविता। आविन्यो में 19 दिन के प्रवास में कितने गद्य लिखे थे, गद्य लिखे हैं 27, कविता 35। ल मादा मोलेज आविन्यो के लेखक कौन हैं, पिकासो लेखक हैं। ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। विलन्नो और आविन्यो के बीच कौन सी नदी है, रोन नदी है। अगला समाप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 सवाल में बताइए आपने कितना सही किया है। गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बच्चों एक एक चीज को हम लोग पढ़े हैं, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, पूरी मेहनत से हम लोगों ने पढ़ा है, कोई मजाक नहीं है बच्चों। आइए सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव जो भी पूछा जाएगा बहुत प्यारा प्यारा होगा। पहला सब्जेक्टिव पूछा गया है बच्चों आविन्यो क्या है और वह कहाँ स्थित है। तो देखो आविन्यो क्या है, एक पुराना शहर है। आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो इसमें सब कुछ आ गया, क्या है और कहाँ है, लिख देंगे तो बताइए यस और नो। यस। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसा समारोह होता है। तो बच्चों पता है आपको रंग समारोह होता है। तो हर वर्ष आविन्यो में कब, तो कब का मतलब है गर्मियों के समय में क्या होता है, एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह होता है। तो बच्चों आविन्यो में हर वर्ष क्या होता है, एक प्रसिद्ध रंग समारोह होता है। एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, कैसा समारोह होता है, तो हर वर्ष गर्मी के समय में एक रंग समारोह होता है, होली की तरह। ला शत्रुंज क्या है,
ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो ला शत्रुज क्या है, तो ला शत्रुज आविन्यो शहर में ईसाई मठ है ना, ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। बच्चों, ला शत्रुज कहाँ है, तो आविन्यो में है। आविन्यो में ला शत्रुज है। ला शत्रुज आविन्यो में है, जो एक ईसाई धर्म का मठ है, लेकिन अभी इसका उपयोग क्या कर दिया गया है, इसे कला केंद्र बना दिया गया है। अगला सवाल है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि नदी का पानी रुका हुआ है और तट ही बह रहा है, ऐसा अनुभव होता है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वह नदी के जल के साथ बह रहा है। अगला, नदी और कविता में क्या समानता है। देखो बच्चों, नदी और कविता दोनों एक जैसी चीज है। नदी और कविता, नदी के पास बैठेंगे तो आप नदी में बह जाएंगे, कविता आप पढ़ेंगे तो आप कविता में बह जाएंगे। ना तो नदी में पानी की कमी है, ना तो कविता में शब्द की कमी है। तो दोनों में मेरे बच्चे लिखेंगे, नदी कविता में क्या समानता है। नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर लोग उसमें खो जाते हैं। आगे लिख सकते हैं, नदी में जल की कमी नहीं होती और कविता में शब्द की कमी नहीं होती। बच्चों आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों याद आती है। तो कहते हैं, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था, है ना। तो बच्चों क्या याद आते हैं, तो एक कविता याद आते हैं, वो भी किसकी कविता, विनोद कुमार शुक्ल की। क्या नाम थी कविता की, नदी चेहरे लोगों के। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स टाइम टू सेलिब्रेशन। मेरे बच्चों एक और चैप्टर हम लोग टपका दिए, टपकाना मतलब खत्म कर दिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं, हमारे पास चैप्टर बचे हैं 10, हमारे पास बचे हैं 11, बचे हैं 12। आज हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग 10, 11, 12 तीनों चैप्टर को खत्म कर लेंगे, है ना। तीनों चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। जैसे ही इसको खत्म करेंगे फिर मजा आ जाएगा। अभी आप लोग बच्चों एसएसटी की क्लास कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि फिर नेक्स्ट क्लास हो सकती है। अब क्लास आपकी जो हम लेंगे वो शाम से लेंगे, हो सकती है हम 5 बजे शुरू कर दें, 5 से लेकर के 9 तक में हम 3 क्लास निकाल देंगे। 5 पीएम से 9 पीएम तक में 3 क्लास निकाल देंगे और आपकी हिंदी की बुक हो जाएगी समाप्त। हिंदी बुक आज फिनिश कर देंगे। अभी बच्चों 8 बज रहा है, आपकी क्लास लगाए हैं मनीष सर की 8:15 से। तो आप लोग थोड़ा सा बच्चों क्या कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए 15 मिनट, है ना। स्कूल, है ना, 15 मिनट रेस्ट कर लीजिए। स्कूल जो लोग जाएंगे वो लोग टाइम से चले जाइएगा, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा क्लास बताइए मुझे, है ना। और ऐसे ही अगर आप लोग साथ देते रहे, आप सोचिए, एक अंदाजा लगाइए कि लास्ट में कितने बच्चे बचे होंगे, अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ कि लास्ट में कितने बच्चे होंगे। लास्ट में, क्योंकि मॉर्निंग में तो कम बच्चे जुड़ते हैं, लास्ट में कितने बच्चे होंगे, क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो गया है ना। लास्ट में कितने होंगे बच्चों, अगर यूट्यूब पर ये क्लास शाम को होती है, शाम को अगर क्लास होती है बच्चों, तो लास्ट में बचते हैं अप्रोक्स 1900 से 2000 बच्चे। तो मॉर्निंग में सोचो कितने बच्चे होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में तो उतने बच्चे नहीं जुड़ते हैं लास्ट में। तो लास्ट में मेरे बच्चे फिर भी 1350 बच्चे जुड़े हैं। लास्ट में कितने बच्चे हैं, 1350 बच्चे हैं, जबकि क्लास में लगभग 1700 प्लस बच्चे जुड़े थे, 1700। तो बच्चों 2-3 दिन की बात है, फिर मॉर्निंग में भी शाम वाला हाल हो जाएगा और मॉर्निंग में भी शाम की तरह ही बच्चे जुड़ेंगे, बस 2-3 दिन की बात है। तो बच्चों दोपहर में देखते हैं, होगा तो दोपहर में बात करें, नहीं तो शाम को भिड़ेंगे 5 बजे से, 5 से 9 बजे तक में आज ये हिंदी का बुक खत्म कर देंगे। तो 8:15 में मनीष सर की क्लास है, एसएसटी की क्लास है बच्चों, मनीष सर की क्लास है, एसएसटी की क्लास जरूर आप लोग जुड़िएगा 8:15 में। तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बाय बच्चों, लव यू। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे,
मेरी ही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां ओ पहाड़ा वाली